Hello everyone, my name is Karan and you are watching me on my YouTube channel इंग्लिश लिटरेचर वाला। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम के जो PYQs होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं और हर कोई यही कहता है कि PYQ को आप देखो, आप उसको एनालाइज करो, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताता कि PYQs में से आपको जो क्वेश्चन है उनका जो पैटर्न है वो किस हिसाब से देखना है, कौन कौन से आपके जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से बनेंगे और कौन कौन से जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता। जहाँ तक मैंने गेट एग्ज़ाम के जो PYQs है उनको एनालाइज किया है तो मैंने एक बात अच्छे से नोटिस करी कि गेट एग्ज़ाम का जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा माइनर वर्क्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किए हुए नहीं मिलेंगे। हाँ, नेट एग्ज़ाम के अंदर या सेट एग्ज़ाम के अंदर या किसी TGT PGT के अंदर आपको थोड़ा माइनर वर्क्स के ऊपर फोकस दिख सकता है और नेट के अंदर तो आजकल कुछ ज़्यादा ही फोकस हो रहा है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर हम स्पेशली गेट के एग्ज़ाम की हम बात करें तो गेट एग्ज़ाम के अंदर आपको मोस्टली जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मेजर राइटर्स और उनके जो मेजर वर्क्स हैं उनकी ही जो डिटेल्स होती है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन फ्रेम किए हुए मिलेंगे। हाँ, एक वर्क के ऊपर कई टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है गेट एग्ज़ाम के अंदर, तो वो सब पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं और PYQs को देख के आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप उनको अच्छे से नोट करना और इन फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो या अभी जो गेट का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको स्पेशली उन पॉइंट्स को रिवाइज करके ही करके जाना है। अगर आपको गेट एग्ज़ाम क्रैक करना आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में या आपका कोई भी अटैम्प्ट हो तो वो सब पॉइंट आपको अच्छे से करके जाना है। तो उन सब पॉइंट में से हमारा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है पब्लिकेशन डेट। पब्लिकेशन डेट के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और आजकल जो आप ये ट्रेंड देख रहे हो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पब्लिकेशन डेट से ही रिलेटेड होते हैं। क्योंकि अगर आपको क्रोनोलॉजिकल एज के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं तो आपको पब्लिकेशन डेट है वो आपको पक्का पता होना चाहिए। अगर आपको पब्लिकेशन डेट पता है तो आप इजीली किसी भी एज के या किसी भी राइटर के से रिलेटेड जो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मेन थीम और मेन आइडिया। नेट एग्ज़ाम में या गेट एग्ज़ाम में मेन थीम से भी अच्छे खासे क्वेश्चन है जो फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी वर्क का जो मेन आइडिया होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया होता है और मेन थीम के साथ साथ आपको उस वर्क की, उस मेजर वर्क की जो कम से कम 15 से 20 लाइन के आसपास आपको समरी एज ए समरी पता हो, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये वर्क है जो किस टाइप के थीम के ऊपर बेस है। किसी भी वर्क के अंदर एक थीम भी हो सकता है और एक से ज़्यादा थीम भी हो सकते हैं। तो जो जो मेन पॉइंट है और जो जो मेन थीम है उस किसी भी वर्क के, तो आपको उन सबको नोट डाउन करना है ताकि आपको ऐसे किसी भी टाइप का जो क्वेश्चन है जो थीम से रिलेटेड हो तो आप उसको इजीली सोल्व कर सको। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज जॉनरा। इस पॉइंट से रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम किए हुए मिलेंगे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं। जैसे कि इसके अंदर वो सब टाइप्स आ जाते हैं कि कोई भी वर्क होता है वो किसी न किसी टाइप के अंदर पक्का लिखा मिलता है। जैसे कि वो फ्री वर्स के अंदर हो सकता है, वो कोई इलीजी हो सकती है, वो कोई नोवेल हो सकता है, वो कोई गोथिक नोवेल हो सकता है, साइकोलॉजिकल नोवेल हो सकता है, और कौन सा वो टाइप का है तो उसके अंदर आप देखोगे कि कई टाइप्स मिल जाते हैं और इन सब टाइप से बार बार क्वेश्चन फ्रेम होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो उस इस पॉइंट के अंदर कौन कौन से टाइप है, इसके अंदर कई टाइप्स है। जैसे कि सबसे पहले आपको हर एक टाइप्स का पता हो, जैसे कि पोइट्री की कितनी फॉर्म है और पोइट्री के कितने टाइप्स हैं, नोवेल के कितने टाइप्स हैं, उनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता हो। स्टैंजा भी इसके अंदर ही आएगा और जो ड्रामा है उसके टाइप्स वगैरह, तो ये सब जितने भी पॉइंट है वो इसके अंदर ही आएंगे। और इन जो मेन मेन जो हेडिंग है, जो जो मेन मेन जो पॉइंट है, जैसे कि पोइट्री पोइट्री की आपको जो टाइप्स वगैरह वो सब पता हो, उनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता हो। क्योंकि कई बार डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है कि जैसे व्हाट इज़ सोनेट, तो उसके 4 ऑप्शन दे देगा आपको और इसमें से पूछेगा कि व्हाट इज़ सोनेट। तो अगर हम
अगर हम इसी पॉइंट के अंदर नोवेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो नोवेल के अकॉर्डिंग किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किए जा सकते हैं, तो इसमें भी 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, जैसे कि आपने नेट एग्जाम में भी देखा होगा और अगर आपने गेट एग्जाम के अंदर भी देखा तो उसके अंदर भी आपने डायरेक्ट क्वेश्चन देखे होंगे इस टाइप के, कि जैसे कि आपको कोई वर्क दे देगा तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि जैसे कि साइकोलॉजिकल नॉवल, गोथिक नॉवल, पॉलिटिकल एलेगरी या कोई एलेजी। तो जो भी वर्क है तो आपसे ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा टाइप का ये वर्क है। या आपको ये कह सकता है कि जैसे कि एक गोथिक नॉवल दे देगा कि इनमें से कौन सा जो वर्क है वो गोथिक नॉवल है, तो उसके आपको 4 नॉवल के नाम दे देगा, तो उसमें से भी आपसे ऐसे पूछ सकता है। तो आपको सब टाइप्स याद रखने हैं अच्छे से, पोइट्री के भी सारे फॉर्म्स वगैरह और टाइप्स वगैरह, उनकी डेफिनेशन अच्छे से। नॉवेल्स के अंदर भी आपको सेम ऐसे ही करना है, उनके नॉवल जितने भी टाइप्स के नॉवेल्स हैं। और नॉवेल्स के अंदर स्पेशली आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि जिस भी टाइप का आप नॉवल कर रहे हो, जैसे साइकोलॉजिकल नॉवल, तो साइकोलॉजिकल नॉवल के अंदर जितने भी मेन मेन जो नॉवेल्स वगैरह लिखे गए हैं तो उनको आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टाइप के ऊपर आपको 4 वर्क दे देगा और उससे रिलेटेड आपसे पूछ लेगा कि इनमें से बताओ कौन सा साइकोलॉजिकल वर्क नहीं है, या अलग से 3 वर्क किसी और टाइप के दे देगा और उसमें से एक साइकोलॉजिकल वर्क का दे देगा, तो उसमें से आपसे पूछ सकता है कि इसमें से साइकोलॉजिकल टाइप का जो वर्क है वो कौन सा है। तो आपको अगर पॉइंट का पता है, को आपको पैटर्न का पता है, तो आप फिर आपसे किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उस चीज़ को इजीली क्रैक कर लोगे और उस चीज़ को इजीली सोल्व कर लोगे। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फुल टाइटल और सब टाइटल। तो आपने देखा होगा कि कई बार हमको एक मेन टाइटल तो पता होता है, जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं तो थॉमस हार्डी का एक वर्क है टेस ऑफ द डी अर्बर विलेज। तो ये आप हर किसी ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक फुल टाइटल भी है, इसके आगे भी एक टाइटल है। तो इसका फुल टाइटल है जो वो है टेस ऑफ द डी अर्बर विलेज, ए प्योर वुमन फेथफुली प्रेजेंटेड। अगर एक और हम ऐसा ही इसी टाइप का अगर वर्क ले तो मैरी शैली ने एक वर्क लिखा है फ्रैंकेनस्टाइन। अब इस टाइटल को तो हर किसी ने सुना है, लेकिन इसके जो आगे का जो सब टाइटल है वो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। इसका जो फुल टाइटल है वो है फ्रैंकेनस्टाइन द मॉडर्न प्रोमीथियस, और ये वर्क 1818 के अंदर लिखा गया है। ऐसे ही अगर एक और वर्क हम देखें तो गुलिवर ट्रैवल्स, इस नाम से अच्छे खासे लोग इस वर्क को जानते हैं, लेकिन इसके जो पूरा टाइटल है वो है गुलिवर ट्रैवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने ऐसे ऐसे वर्क है जो, और इस टाइप के जो वर्क हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपने पक्का कहीं ना कहीं नेट एग्ज़ाम के अंदर देखे हैं, और मैंने तो काफ़ी क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड देखे हैं जो मतलब फुल टाइटल के ऊपर पूछे जाते हैं। और ये फुल टाइटल का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ लिटरेचर के अंदर ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक लिटरेचर से पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा जाता, बल्कि ये हर एक पॉइंट के अंदर, हर एक यूनिट के अंदर आपको मतलब अप्लाई करना होगा। वो क्रिटिसिज्म के अंदर हो सकता है, वो कल्चर स्टडीज़ की वर्क के अंदर हो सकता है, वो लिटरेरी थियरी के जो जितने भी वर्क है उसके अंदर भी हो सकता है। लिटरेरी थियरी के अंदर तो आपको और ज़्यादा ऐसे ऐसे वर्क मिलेंगे जो हमको बिल्कुल ही मेन जो टाइटल होता है वो तो हमको पता होता है, लेकिन उसके आगे का जो कुछ लाइंस वगैरह लिखी होती है वो हमको नहीं पता होता। और कई बार ऐसे ही क्वेश्चन मतलब जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ लेता है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, और फिर हमको मेन टाइटल तो पता होता है लेकिन उसके आगे का जो टाइटल है वो नहीं पता होता, तो हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो सिर्फ यही टाइटल पढ़ा था। लेकिन टाइटल पूरा पढ़ के चले अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर तो क्या ही करना उसका। और नेक्स्ट पॉइंट इज मेन कैरेक्टर्स और मेन एक्टिविटीज़। जब भी आप किसी मेजर वर्क के नोट्स प्रिपेयर करो या रिवाइज करो तो आपको उस वर्क के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके नाम हैं जो अच्छे से पता हो, और आपको उस मेजर वर्क के अंदर एक कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही हो या ऐसा कोई गेम हो सकता है या कोई अदर एक्टिविटीज़ हो सकती है जो उस गेम के अंदर एक मेन रोल प्ले कर रही हो, तो उसको भी आपको ऐड करना है या रिवाइज करना है। जैसे कि अगर मैं ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन नेट एग्ज़ाम के अंदर आया था, हैरोल्ड पिंटर का एक वर्क है द बर्थडे पार्टी, तो उसके अंदर जो करेक्टर्स है वो ब्लाइंड मैंस बफ नाम का जो एक गेम है वो प्ले कर रहे थे, वो खेल रहे थे।
तो उसी के ऊपर नेट ने जो क्वेश्चन है वो पूछा था, और ये क्वेश्चन शायद 2021 या 22 के अंदर आया हुआ था। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया ज़रूर था। तो आपको ऐसी एक्टिविटीज़ भी मतलब याद रखनी है और आपके नोट्स के अंदर नोट डाउन करनी है। तो ये बहुत कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ कलेक्शन। तो जब आप किसी मेजर वर्क को प्रिपेयर कर रहे हो या उसको रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जैसे कई बार क्या होता है कि कोई राइटर है या कोई पोइट है, कई छोटे छोटे वर्क्स को एक कलेक्शन के अंदर ऐड करके और उसका जो मेन टाइटल है वो उसके नाम से पब्लिश करवा देता है। और मोस्टली टाइम हमको क्या होता है कि उसका जो मेन जो टाइटल होता है वो हमको पता होता है। अगर ऐसे ही टाइप का अगर कोई वर्क मैं आपको बताऊं, तो जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्ट विटमैन ने एक वर्क लिखा है द लिव्स ऑफ ग्रास। तो ये इसकी मेजर कलेक्शन है, और उसी में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। ऐसा ही एक वर्क वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है लिरिकल बैलेड। तो ये की मेन कलेक्शन है, और उसी के अंदर जो छोटी छोटी बहुत सारी पोइम्स है और जिसके अंदर बहुत सारी मेन जो पोइम्स है वो इसके अंदर आती है, जैसे कि द राइम ऑफ द मैनसेट मैरिनर, टिंटन एबे, वी आर सेवन। तो ये इसकी जो वर्ड्सवर्थ किया वो मेन जो पोइट्री है उसके अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट भी याद रखने हैं कि अगर कोई मेजर कलेक्शन है तो उसको याद करने के साथ साथ, उसके पॉइंट याद करने के साथ साथ आपको उसकी जो कलेक्शन के अंदर जो माइनर वर्क्स वगैरह होते हैं उसमें अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क फेमस है तो आपको उसकी भी डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसे चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग लाइन्स एंड एंडिंग लाइन्स। तो किसी भी वर्क की जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो उसकी आपको ओपनिंग लाइन्स और एंडिंग लाइन्स पक्का पता हो। अगर आपने नेट एग्ज़ाम दिया है तो आपने इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे देखे होंगे नेट एग्ज़ाम के अंदर। गेट के एग्ज़ाम के अंदर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें ए टेल ऑफ द टू सिटीज़ का जो ओपनिंग लाइन्स है उसके अंदर पूछी गई थी। उसकी ओपनिंग लाइन्स है जो वो एज ए क्वेश्चन के अंदर थी, और उसके 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए थे जो डिफरेंट जो नॉवेल्स थे। तो उसमें से ही आपको मतलब आपसे पूछा गया था कि इसमें से ये कौन सा ऐसा वर्क है, इनमें से कौन सा वो वर्क है जिसकी ये ओपनिंग लाइन्स हैं। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि मतलब माइनर की अगर आपको नहीं पता तो कम से कम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं या जो मेजर ऑथर वगैरह हैं, नोवेलिस्ट हैं, पोइट हैं, उनकी जो मोस्ट फेमस जो वर्क है उनकी ओपनिंग लाइन्स पक्का पता हो। और ये ओपनिंग लाइन्स हैं वो पोइट्री के अंदर भी हो सकती है और एक नोवेल के अंदर भी हो सकती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि कई बार इसके अंदर बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रेफरेंस और सोर्सेज। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई किसी राइटर ने कोई वर्क लिखा तो फ्यूचर जनरेशन का जो कोई पोइट होता है या कोई राइटर होता है तो उस वर्क से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो उस वर्क में से वो कोई ना कोई ऐसी लाइन उठा लेता है जिसमें वो अपने जो राइटर वो लिख रहा है वो नोवेल या कोई भी वर्क हो सकता है तो उसको एज ए वर्क टाइटल यूज़ कर लेता है। अगर इस टाइप के वर्क की मैं अगर बात करूं तो उसके एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे कि आपने W.B. यीट्स का एक मोस्ट फेमस वर्क है द सेकंड कमिंग, उसका नाम तो सुना होगा। तो एक अफ्रीकन राइटर है चिनुआ अचेबे, तो उसने इस वर्क से एक रेफरेंस की जो लाइन है एज ए लाइन उठाई थी और उस लाइन को उठाकर अपना जो मेन वर्क है उसका टाइटल बना लिया, और उस टाइटल का नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट, और ये वर्क 1958 के अंदर लिखा गया था। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो जॉन डन ने एक पोइम लिखी है 1624 के अंदर। तो उस पोइम का नाम है डिवोशंस अपॉन अमर्जेंट ओकेजन्स, और इसी पोइम में से थॉमस मर्टन ने एक लाइन उठा के अपने जो वर्क का जो टाइटल बना लिया था। उस वर्क का नाम था नो मैन इज़ एन आइलैंड। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्यूडोनिम्स। हमको ऐसे ही बहुत सारे राइटर अपने लिटरेचर के अंदर मिल जाएंगे जिन्होंने स्यूडोनिम्स को यूज़ करते हुए अपने बहुत सारे जो वर्क्स हैं उनको लिखा था। और ऐसे राइटर हैं अगाथा क्रिस्टी, J.K. रोलिंग्स, जॉर्ज एलियट, ब्रोंटे सिस्टर्स, सिल्विया प्लाथ। तो ये सब मेन राइटर हैं। इनके साथ साथ और बहुत सारे राइटर आपको मिल जाएंगे
जिन्होंने निक नेम के साथ या सीडोनिम्स के साथ अपने बहुत सारे वर्क लिखे हैं और वो वर्क अच्छे खासे फेमस भी हुए थे। तो आपको ऐसे वर्क भी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनके ऊपर नेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो गेट के अंदर भी ऐसे 2 से 3 जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा चुके हैं, जिसमें से एक तो जो मैचिंग वाला होता है उस टाइप का क्वेश्चन था, और एक दूसरा था वो ये था कि एक वर्क का नाम दिया हुआ था और इसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वो राइटर है या पोइट है जिन्होंने इस निकनेम के साथ या इस स्यूडोनिम्स के साथ इस वर्क को लिखा था। तो आपको हर एक एंगल से क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आपने अच्छे से कोई पॉइंट प्रिपेयर कर रखा है तो फिर क्वेश्चन कैसा भी आए आप उसको ईजिली सॉल्व कर लोगे।